हेलो, नमस्ते, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा अनामिका जी की कविता मौसियाँ। मौसीपन, बुआपन, चाचीपन थी, ये सब रिश्ते मानो आज अन्य होती जा रही हैं। अगर हम कहें इंडियन फैमिली इज़ अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। हमारा कल्चर इस एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम से काफ़ी गहरे रूप से जुड़ा है। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, ताई ताऊ, साला साली, द लिस्ट इज एंडलेस। हमने रिश्तों को इतनी अहमियत दे रखी है कि हर एक रिश्ते को एक अलग नाम दिया है हमने। ये नहीं कि सभी को अंकल आंटी बुला लिया। दुख के साथ कहना होगा कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम ने इस फैमिली कल्चर को काफ़ी आघात पहुंचाया। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में काफ़ी बदलाव आया। हम अपने में सिमटने लगे और आंकड़े बताते हैं कि डिप्रेशन से ग्रस्त लोगों की संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ रही है। घर में मामा मामी का आना, मौसियों का आगमन एक नई उमंग पैदा करती थी। हंसी हंसी में बहुत सी अंतरंग बातें हो जाती थी। परिवार में स्त्रियों की कुछ निजी दुख होती है, कुछ समस्याएं होती हैं जो शायद वे घर में अपने ही परिवार के सदस्यों से शेयर करने में हिचकती हैं। सब कुछ अपने में ही समेट लेती हैं। परिवार के अन्य सदस्यों के सुख दुख को तो स्त्रियां अपना बना लेती हैं, लेकिन उनके खुद की निजी परेशानियां वे अपने तक ही समेटे रहती हैं। ये अक्सर होता है, खास करके ज़िंदगी के कुछ खास मुकाम में पहुंची स्त्रियां, जैसे गर्भवती स्त्री, एक्सपेक्टिंग मदर्स। वो भी जब पहली बार स्त्री गर्भवती होती है तो उसके मन में अनेक शंकाएं होती हैं, डर होता है। शारीरिक अवस्था में दिनों दिन बदलाव होता जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी बढ़ता जाता है, जो प्रेगनेंसी ब्लूज हम कहते हैं। ऐसे में कुछ अंतरंग बातें, कुछ शंकाएं ऐसी होती हैं जो माँ से पूछने में भी दिक्कत होती है। या फिर मेनोपॉज के स्टेज में पहुंची स्त्रियां, 40-50 के आसपास की उम्र में पहुंची स्त्रियां, उस समय भी स्त्री की शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं में काफ़ी बदलाव आता है, हार्मोनल चेंजेस होता है और उनके बिहेवियर को भी ये अफेक्ट करता है। जल्दी इरिटेटेड होना, डिप्रेस्ड होना, या फिर शरीर में अत्यधिक गर्मी का महसूस होना, हॉट फ्लैशेस कहते हैं। लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों की मांगें पूरी करने में जुड़ी रहती हैं स्त्रियां। उनके इस शारीरिक और मानसिक बदलाव पर कोई ध्यान ही न देता। ऐसे में ऐसे में इस ओर ध्यान गया साहित्य अकेडमी विनर अनामिका जी का। उनकी कविताएं स्त्री मन से काफ़ी गहरे रूप से जुड़ी कविताएं हैं। Anamika, a Delhi-based poet, an English lecturer at Satyavati College, Delhi, was awarded Sahitya Academy Award for the year 2020. Sahitya Academy Award, as you all know, is a literary honor in India, annually conferred by the Sahitya Academy situated in New Delhi. It's India's National Academy of Letters to honor and appreciate the most outstanding books of literary merit. और अपने 65 साल के इतिहास में पहली बार एक कवयित्री को साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया। फर्स्ट टाइम इन इट्स 65 years of history, a woman poet was conferred Sahitya Academy Award. Anamika bagged this award for her poetry collection टोकरी में दिगंध, थेरी गाथा 2014. So in 2020, Anamika as well as Sahitya Academy created history. चलो ऐसी कवित्री की कविता मौसियाँ का हम आज आस्वादन करते हैं। मौसियाँ। वे बारिश में धूप की तरह आती हैं, थोड़े समय के लिए और अचानक। हाथ के बुने स्वेटर, इंद्रधनुष, तिल के लड्डू और सगोर की साड़ी लेकर वे आती हैं झूला झुलाने। पहली मितली की खबर पाकर और गर्भ सहलाकर लेती हैं अंतरिम रपट, ग्रह चक्र, बिस्तर और खुदरा उदासियों की। पहली मितली की खबर पाकर मौसियाँ आती हैं। कैसे आती हैं? बारिश में धूप की तरह। बारिश की ठीक बाद
धूप का आना कितना लुभावना फीलिंग होता है ना। वैसे ही पहली मितली की खबर पाते ही मौसियाँ पहुँच जाती हैं। क्यों पहुँचती हैं? गर्भ सहलाने, झूला झुलाने, अंतरिम रपट लेने। किस किस की रपट लेती है? ग्रह चक्र की, बिस्तर और खुदरा उदासियों की। देखिए, पहली मितली के वक्त लड़कियों को मॉर्निंग सिकनेस तो होता ही है, साथ ही ढेर सारी शंकाएं भी होती हैं, कुछ अंदरूनी बातें होती हैं, और उन सभी अंदरूनी बातों का विस्तार पूर्वक रपट लेने के लिए बारिश में धूप की तरह, इंद्रधनुषी रंगों की तरह आती हैं मौसियाँ। उनका आना, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही हो, गर्भवती लड़की को कैसे लगता है? ठीक वैसे ही जैसे बारिश के बाद धूप का आना, इंद्रधनुष का सतरंगी रंगों का बिखेरना। वे आती हैं तिल का लड्डू लेकर, हाथ के बुने स्वेटर लेकर। हाथ के बुने स्वेटर में उनका प्यार भी बुना होता है, उनकी लगन, उनका वात्सल्य भी बुना होता है, जो दुकानों से खरीदी स्वेटर में नहीं मिलती। और झूला झुलाती हैं। गर्भवती लड़की की इच्छाएं पूछी जाती हैं। आपको पता ही होगा, गर्भावस्था में मन अजीब अजीब चीज़ों को खाने के लिए लालायित हो उठती है, और गर्भवती स्त्री की इच्छाओं को टाला नहीं जाता। बड़े प्यार से उन इच्छाओं को सधोर की साड़ी में लिपटा कर पेश किया जाता है। तो थोड़े समय के लिए ही सही, अचानक आने वाली मौसियाँ गर्भवती लड़की को काफ़ी खुशी एवं उमंग पैदा कर जाती है। इंद्रधनुष ज़्यादा नहीं टिकता, फिर भी जितना समय टिकता है मन को छू जाता है, वैसे ही मौसियाँ होती हैं। यहाँ हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे। इन पंक्तियों में कुछ बातें हम समझ नहीं पाए थे, जैसे सघोर की साड़ी क्या होती है, इंद्रधनुष से कवियत्री का क्या मतलब है, खुदरा उदासियाँ। ये सब स्वयं अनामिका जी से बातचीत होने पर, टेलीफोन पर बात हुई उनसे, और उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि सघोर की साड़ी वो होती है जिसमें गर्भवती स्त्री को जो गिफ्ट्स दिया जाता है उसी साड़ी में लपेट कर दिया जाता है, जिसे सगोर की साड़ी कहते हैं। और खुदरा उदासियाँ, तमाम उदासियाँ, जीवन से जुड़ी तमाम उदासियाँ, छोटी बड़ी, मिसलेनियस, सभी उदासियाँ। और इंद्रधनुष से उनका मतलब यही था कि रेनबो के जो कलर्स हैं वो कैसे हमारे जीवन में एक प्रभाव डालती है, खुशियाँ ला देती हैं। वैसे ही मौसियों का आगमन हमें खुश एवं भाव विभोर कर देती हैं। कविता यूं आगे बढ़ती है। वे बारिश में धूप की तरह आती हैं, थोड़े समय के लिए और अचानक। हाथ के बुने स्वेटर, इंद्रधनुष, तिल के लड्डू और सघोर की साड़ी लेकर वे आती हैं झूला झुलाने। पहली मितली की खबर पाकर और गर्भ सहलाकर लेती हैं अंतरिम रपट, ग्रह चक्र, बिस्तर और खुदरा उदासियों की। झाड़ती हैं जालें, संभालती हैं बक्से, मेहनत से सुलझाती हैं भीतर तक उलझे बाल, कर देती हैं चोटी पाटी और डांटती भी जाती है कि रे पगली तू किस धुन में रहती है, कि बालों की गांठें भी तुझसे ठीक से निकलती नहीं। बालों के बहाने वे गांठें सुलझाती हैं जीवन की। अब थोड़े समय के लिए ही सही, जब मौसियाँ आती हैं तो घर को भी अपना ही घर समझ बैठती हैं। तो इस घर को भी अपना ही घर समझ बिना किसी फॉर्मेलिटी के झाड़ने लगती हैं, जाले मकड़ी के बक्से संभालने लगती हैं, करीने से सजा कर रखती हैं बक्से, और बातों ही बातों में बालों को बुहारने लगती हैं, बड़ी मेहनत से उलझे हुए बालों को सुलझाने लगती हैं। अब गर्भवती लड़की के पास बैठ उसके बालों को सुलझा कर चोटी पाटी करती है। इसमें जो अंतरंगता है वो आजकल के हाई बाय वाले रिलेशनशिप में नहीं मिलती। गपशप करके बैठना, बालों का सुलझाना, और इसी अंतरंगता में बालों को सुलझाने के बहाने गांठें सुलझाती हैं जीवन की। देखो, मौसियाँ बाल सुलझाने बैठती हैं और इसी बहाने जीवन की गांठें सुलझाती हैं। कई किस्से सुनाती हैं, परिहास करती हैं, और हंसती हंसाती दबी सधी आवाज़ में इतनी सारी बातें कर जाती हैं जिसकी ओर औरों का ध्यान ही न जाता।
बालों के बहाने वे गांठें सुलझाती हैं जीवन की, करती हैं परिहास, सुनाती हैं किस्से और फिर हंसती हंसाती दबी सधी आवाज़ में बताती जाती हैं चटनी, अचार, मूंग बड़ियाँ और बेस्वाद संबंध, चटपटा बनाने के गुप्त मसाले और नुस्खे, सारी उन तकलीफ़ों के जिन पर ध्यान भी नहीं जाता औरों का। अब देखो, हंसते हंसाते बेस्वाद संबंधों को चटपटा बनाने का नुस्खा कह डालती हैं, बीच बीच में चटनी, अचार और मूंगबड़ियों की बातें भी करती हैं और साथ ही उन सारी तकलीफ़ों की बातें करती हैं जो अक्सर स्त्रियां घर के, परिवार के दूसरे लोगों से कह नहीं पाती। अनामिका जी की ये कविता उनकी कई कविताओं की तरह स्त्री जीवन के विभिन्न पहलुओं को बखूबी उठाती है। वे आगे कहती हैं, आँखों के नीचे धीरे धीरे जिसके पसर जाते हैं साए, और गर्भ से रिश्ते हैं महीनों चुपचाप खून के आंसू से, 40 के आस पास के अकेलेपन के उन काले कथई चकत्तों का मौसियों के वैदक में एक ही इलाज है, हंसी और काली पूजा और पूरे मोहल्ले की अम्मा गिरी। देखो कितनी गहराई से स्त्री मन एवं स्त्री की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था को छू जाती है कविता। 40-50 के आसपास जब स्त्री पहुंचती है तब भी उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था में काफ़ी बदलाव आता है। मीनोपॉज में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होती हैं, डिप्रेशन होता है, लोनलीनेस फील होता है और ये एक ट्रांजिशन पीरियड है। ये जो मीनोपॉज है, जो मासिक धर्म ख़त्म होने को होता है और ऐसे में क्या होता है, स्त्रियां जल्दी इरिटेटेड हो जाती हैं, डिप्रेस्ड हो जाती हैं। मेडिकल टर्म में कहें तो उनके शरीर में काफ़ी बदलाव आता है, हॉट फ्लैशेस आता है, डिप्रेशन हो जाता है और लेकिन ये परिवार के दूसरे सदस्य शायद समझ पाते ही नहीं। और इसी अवस्था में औरतों की आंखों के नीचे कालापन पसर जाता है, काले कथई चकत्ते नज़र आने लगते हैं और इन सभी का वेदक किसके पास है? मौसियों के पास। वे हंसी और काली पूजा में इन सारी बीमारियों को, इन सारे दुख दर्द को मानो समेट लेती हैं। 40 के अकेलेपन में जो डिप्रेशन फील होता है उनको मौसियों का आगमन ख़त्म कर देती हैं चुटकी में। हंसी हंसी में सारे दुख शिकवा माएँ भी भूल जाती हैं। ये काली पूजा के बारे में भी अनामिका जी ने बड़े प्यार से समझाया कि गाँवों में ऐसा होता था, कोई बुजुर्गा औरत जो 40-50 साल की हो चुकी होती थी तो उन्हें एक मदर फिगर के रूप में देखा जाता था, माना जाता था कि उनमें एक हीलिंग कैपेसिटी है। तो जब भी दूसरी औरतों को कोई दुविधा होती थी तो ये मदर फिगर के पास जाते थे क्योंकि उनके पास एक हीलिंग पावर है। काली जो शक्ति है, आदि शक्ति, तो उसमें हीलिंग पावर के रूप में लोग मानते थे। देवियों की तरह उन औरतों को देखा जाता था गांव में। तो ये औरतें अपने दुख दर्द को लेकर उस बुजुर्ग औरत के पास जाती थी। ये जो मौसियों की हंसी और ये जो बुजुर्ग औरत की जो काली माता के रूप में उन्हें देखने का ये जो क्रम था, उसमें सभी स्त्रियों का दुख मानो विलीन हो जाता था। अनामिका जी को बस यही तो अफसोस है कि 20वीं शती की कूड़ा गाड़ी जीवन की कुछ ज़रूरी चीज़ों को कोड कर ले गई अपने साथ, जैसे मौसीपन, बुआपन, चाचीपन थी। वे कहती हैं, 20वीं शती की कूड़ा गाड़ी लेती गई खेत से कोड कर अपने जीवन की कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे मौसीपन, बुआपन, चाचीपन थी, अम्मा गिरी मग्न सारे भुवन की। व्यक्ति इतना आत्मकेंद्रित हो गया कि इस प्रकार के रिश्ते मानो गायब से हो गए। अब न कोई मौसी इंद्रधनुषी रंग बिखेरती हुई आती है, न कोई बुआ झूला झुलाने आती है, न कोई चाची ही जीवन की गांठें सुलझाने आती हैं। सभी अपने अपने तक सीमित। पहली मितली की खबर पाकर फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर ही हालचाल पूछ लिया जाता है। इतना ही पूछ लिया जाए तो काफ़ी बड़ी बात है।
घरों में 40 के आसपास पहुंची स्त्रियां अपने अकेलेपन को अपने में ही समेटे जीने के लिए मजबूर है। अरे चाची बुआ को तो छोड़िए, घर में बच्चे ही आजकल कम हैं, माएँ इतनी अकेली पड़ जाती हैं। चुपचाप दबे स्वर में रोती स्त्रियां, खून के आंसू रोती स्त्रियां, उदासियों का घनीभूत होकर आंखों के नीचे साये से पसर जाना। चुपचाप दबे स्वर में रोती स्त्रियां, जीवन के खुदरा उदासियों को किसी से दिल खोलकर न बांट पाती स्त्रियां। अनामिका जी की यह कविता स्त्री जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हुई हमें याद दिलाती है कि रिश्तों को कायम रखना चाहिए, न कि कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। अनामिका जी की कविताएं अक्सर इसी प्रकार की मानवीय संवेदनाओं को उकेरने में सक्षम हुई हैं। खास करके महिलाओं और बच्चों की मनोदशा का वास्तविक चित्रण उनकी कई कविताओं में सरल रूप से मिलता है। अनामिका जी की कविताएं मन में गहरे उतरती हैं, यही उनकी कविता की विशेषता है। देखिए, स्त्रियों की पीड़ा कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसे इस एंगल से देखना ये कवित्री की विशेषता है, और वो अनामिका जी की कविताओं में है। उनकी दो और काफ़ी खूबसूरत कविताएं बेजगह और स्त्रियां हमारे चैनल में अपलोडेड हैं, आप उसका भी ज़रूर आस्वादन कीजिए। So until we meet next time with another topic, it's goodbye from here.